कई बार क्या होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन पूरा नहीं कर पा रहे तो आपने पर्सनल लोन ले लिया। अब पर्सनल लोन का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे तो एक और पर्सनल लोन ले लिया। अब इसके लोन से आप पिछले वाला का ईएमआई पे कर रहे हैं, क्या फायदा? ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैंक बड़े चालाक होते हैं। पहली बार आपको देंगे 11% पे, फिर देखेंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको देंगे 12% पे, फिर देखेंगे और लायबिलिटी बढ़ गई वो आपको देंगे 13% पे। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी और इधर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेके और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा आप चुकाएंगे। ये तो नुकसान का मतलब बेसिकली सौदा हुआ ना। तो ऐसा सौदा क्यों लेना? ऐसा सौदा बिल्कुल नहीं लेने का। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियोस में। अभी हमारी सीरीज चल रही है इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाएं। और इसी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेहतरीन वो 11 टिप्स अगले 11 मिनट के अंदर, जिसमें हम तय करेंगे कि किस प्रकार से अपने कर्ज से मुक्ति पाएं, किस प्रकार से अपने कर्ज को खत्म करें। और वो बेहतरीन बुद्धि अभी हम इस पूरी सीरीज में बात करने वाले हैं। 100 से ज्यादा वीडियोस आएंगे। अभी रिसेंटली हमने वीडियोस में डिस्कस करे हैं किस प्रकार से आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाएं। ये सारे वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। आज का वीडियो है स्पेशली बेस्ड ऑन डेट मैनेजमेंट, और आने वाले समय में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अपने इनकम सोर्स को किस प्रकार से बढ़ाएं इसके ऊपर भी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पॉइंट नंबर 1, डेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डेट को पहले एसेस करें। यानी सबसे पहले वो लिस्ट बनाएं कि आखिर आपका पूरा डेट है क्या, कितना है, कितने सारे लोन्स हैं, कितने सारे आपने ऑलरेडी किसी से क्रेडिट ले रखा है, कितने सारे ऐसे कर्ज हैं जो आपने किसी न किसी से ले रखा है, या तो बैंक का है या फिर पर्सनल है या किसी भी तरीके से आपने ले रखा है। उसकी लिस्ट तय करें और उसे एसेस करें कि आखिर उसका करंट सिचुएशन क्या है, वो कितने दिन के लिए पेंडिंग है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, कितने दिन अभी पे करने बाकी हैं, कितना अमाउंट पे करना बाकी है। सारी चीजों का असेसमेंट कर लें। ये असेसमेंट करने के बाद रूल नंबर 2, क्रिएट अ बजट। एक बजट बनाएं। बजट बहुत सिंपल सा होता है। बजट होता है बेसिकली आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस का डिफरेंस। अगर आपकी इनकम हाई है, एक्सपेंसेस कम है, यानी कि आपका पॉजिटिव बजट है, आपके सरप्लस बजट है, और जो अमाउंट बचता है उसको आप यूज कर सकते हैं डेट मैनेजमेंट में और बाकी चीजों के लिए। और अगर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, यानी कि आप नेगेटिव बजट में हो, तो उस बजट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बजट सबसे पहले बनाना जरूरी है। अगर बजट कैसे बनाएं इसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, चेक कीजिए किस प्रकार से आप अपना बजट बना सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है डेट का पे ऑफ क्या है, इसकी चेकलिस्ट बनाएं। बेसिकली आप चेक करें कि आपके कौन से डेट जो है, कर्ज जो है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं और कौन सा सबसे कम अमाउंट बचा हुआ है। ये दो चीजें चेक कर लें। आप दोनों में से कोई सा भी थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि आप सबसे छोटे वाले अमाउंट को पहले क्लोज कर दें। यानी कि मान लीजिए कि आपके 3-4 अलग अलग तरह के डेट हैं, कुछ में ज्यादा अमाउंट है, कुछ में कम अमाउंट है। कम अमाउंट वाले को पहले क्लोज कर देंगे तो आपको मन को शांति मिलेगी, एक तो गया, एक तो खत्म हो गया। दूसरा तरीका है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को पहले पे करके खत्म करना, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले में क्या होता है कि आपकी EMI ज्यादा जाती है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा जाता है और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कम जाता है। तो इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को पे करना भी अति उत्तम तरीका माना जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजिकली आप इसे पहले किल करना चाहते हैं छोटे अमाउंट वाले को, या फिर आप टेक्निकली या फाइनेंशियली आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को पहले किल करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन है पॉइंट नंबर 4, दैट इज सेट अ रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल सेट करने का क्या मतलब है? देखिए, हर महीने आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट डेट मैनेजमेंट में जाने वाला है, यानी कि हर महीने आपकी एक पर्टिकुलर EMI जाने वाली है। तो आप प्रैक्टिकली बनाएं कितना अमाउंट आप पे कर सकते हैं। आप इसमें 3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, पे टाइम, कि कितने समय के लिए भी पे करना बाकी है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट का रेट है। और तीसरा, मंथली EMI आपको कितनी पे करनी है। 3 चीजों को आप फाइनलाइज कर लीजिए और इन 3 चीजों के बेस पे तय कीजिए कि हर महीने आप कितना पे कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि निगोशिएट करें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अपने बैंक से या जिससे भी आपने ले रखा है कर्ज, उससे बात करें कि अभी करंट सिचुएशन में आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप इतना पे कर पाएंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में बात करें, उनसे निगोशिएट करें कि या तो आप मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो या फिर मेरा EMI का अमाउंट कम कर दो। कुछ तो ऐसा करो ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको पे कर पाऊँ। आप ऐसा कुछ अमाउंट मुझे दे दो, मैं पे ही नहीं कर पाऊँ तो मैं चला जाऊंगा, मैं पे नहीं करूंगा, आप क्या करेंगे। लेकिन बेहतर क्या है कि मैं सही तरीके से आपको पे कर सकूं, इसलिए आप मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए ताकि मैं प्रॉपर्ली पे करूँ। तो ये आप निगोशिएट करने की कोशिश करिए और कई मामलों में आप इसमें सफल भी होंगे। नेक्स्ट है बिल्ड अ बेटर प्लान और इमरजेंसी फंड फॉर द फ्यूचर।
नीड्स। डेट आपने क्यों लिया होगा, आपने क्यों कर्ज लिए होंगे? कर्ज इसलिए लिए होंगे कि आपके पास अमाउंट नहीं था, आपके पास कैश, रेडी कैश नहीं था, तो आपने किसी से लिया, तो उसको अब चुकाना भी है, और एक तरफ आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। तो इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इमरजेंसी फंड ही अगला कर्ज लेने से आपको रोकेगा। अगर आपको जरूरत कभी फिर से हो गई तो आप अन्य तरीके फिर वापस से कर्ज नहीं लेंगे, आप अपने इमरजेंसी फंड से यूज कर पाएंगे। वन, दूसरी बात है, जब आप धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट जमा करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो कॉन्फिडेंस आपको और मजबूत बनाता है और आप बेहतरीन तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करने लगते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। आप एक फिक्स जॉब में हैं, हो सकता है कि आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, आप सैलरी को बढ़ाने के लिए उपाय कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने कंपनी से निगोशिएट कीजिए ताकि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। दूसरा, आप कुछ फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, कुछ साइड हसल कर सकते हैं। साइड हसल का मतलब है कि एक जॉब करते हुए भी साइड में आप पार्ट टाइम में सैटरडे संडे को या फिर अपने वर्किंग आवर्स के बाद आप कुछ ऐसे वर्क करें जिससे आपको एडिशनल मनी आए। मतलब कुल मिला के लक्ष्य ये है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। जैसे ही आप इंक्रीमेंट कर लेंगे अपने करंट इनकम में, आप इजीली अपने डेट को पे करना शुरू कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इसी का अगला भाग है पॉइंट नंबर 8 कि कट ऑफ कीजिए अपने एक्सपेंसेस में। आपके एक्सपेंसेस मंथली फिक्स हैं, रिव्यू कीजिए अपने एक्सपेंसेस के। अपने बजट को कैसे बनाते हैं इसमें मैंने विस्तार से इस पर चर्चा की हुई है, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं तो समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में कि एक्सपेंसेस को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप उन सब चीजों को कट ऑफ कर दीजिए, उस पर कैसे चला दीजिए जिसके बिना आपका काम चल सकता है। बेसिक नीड्स के अलावा जितने भी फालतू की चीजें हैं सबको कट कर दीजिए कुछ महीनों के लिए। आप पाएंगे कि उन पैसों को आप जैसे जैसे आपने किसी से कर्ज लिया वो चुकाने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 9, स्टिक टू योर प्लान। आपने जो प्लान बनाया, आपने प्लान बनाया कि हर महीने मुझे एक्स अमाउंट पे करना है, हर महीने इतना कट ऑफ करना है अपने एक्सपेंस में से, हर महीने ये एक्स्ट्रा काम करना है ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न करूं, उस पर स्टिक रहिए, जमे रहिए, लगे रहिए। थोड़ी परेशानी होगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। कर्ज में है मतलब कुछ परेशानी थी तभी आप कर्ज में थे, तो उससे बाहर निकलने के लिए इन चीजों को आपको थोड़ी तकलीफ लेके करना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ लीजिए, कीजिए, लेकिन निश्चय मानिए जैसे आप इसे करना शुरू करेंगे आपकी उस हैबिट में आना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिवली ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कर्ज से बाहर होने में। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10, अवॉइड कीजिए किसी भी प्रकार के नए लोन को लेने से। कई बार क्या होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन पूरा नहीं कर पा रहे तो आपने पर्सनल लोन ले लिया। अब पर्सनल लोन का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे तो एक और पर्सनल लोन ले लिया। अब इसके लोन से आप पिछले वाला का ईएमआई पे कर रहे हैं, क्या फायदा? ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैंक बड़े चालाक होते हैं। पहली बार आपको देंगे 11% पे, फिर देखेंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको देंगे 12% पे, फिर देखेंगे और लायबिलिटी बढ़ गई वो आपको देंगे 13% पे। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी और इधर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेके और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा आप चुकाएंगे। ये तो नुकसान का मतलब बेसिकली सौदा हुआ ना। तो ऐसा सौदा क्यों लेना? ऐसा सौदा बिल्कुल नहीं लेने का है। कोशिश कीजिए नहीं लेना पड़े। किसी सिचुएशन में लेना पड़ भी जा रहा है, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए लें जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, वरना अभी फिलहाल तो छोड़ दीजिए जब तक कि पहले की सारी किस्तें समाप्त ना हो जाए। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल वन, जैसा मैंने बोला था अगले 11 मिनट में 11 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और अभी 11 मिनट हुए नहीं है, खत्म होने वाले हैं। उससे पहले मैं 11वां पॉइंट खत्म करता हूँ। इंपॉर्टेंट है रिव्यू एंड रीएडजस्ट। ये जितनी प्लानिंग करी है, जो भी एक्टिविटी की प्लानिंग करी है, उन सबको रिव्यू कीजिए मंथली बेसिस पे। देखिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अगर आप अपने प्लान पे स्टिक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पे कर पा रहे हैं अभी भी प्रॉपर्ली, बजट प्रॉपर्ली नहीं बन पाया है, उसको वापस से रिव्यू कीजिए ना, वापस से रीएडजस्ट कीजिए, वापस से कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार आपने प्लान बना दिया और पत्थर की लकीर होगी, मिटा नहीं सकते। बिल्कुल आप ही ने लिखा है उसको पेपर के ऊपर, आप ही ने उसको वापस से बनाना है। वापस से बनाइए, रीएडजस्ट कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, आप इससे बाहर निकलेंगे। हमारी यही शुभकामनाएं, आप सभी प्रकार के कर्जों से बाहर निकलिए और एक बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का जीवन जिए। जी हाँ, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से वापस। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।